अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ईशुदान गढ़वी को अपनी पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित किया, आम आदमी पार्टी में बगावत के बिगुल बजने लगे। इसकी शुरुआत कद्दावर नेता इंद्रनील राजगुरु ने ही कर दी और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल होकर आगे की कार्रवाई शुरू की। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद इंद्रनील राजगुरु ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर हमले किए। इंद्रनील राजगुरु के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की बनी बनाई हवा काफूर होने लगी है। वजह ये कि इंद्रनील राजगुरु गुजरात के कद्दावर नेता हैं और वहां उनका अपना आधार है। विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस छोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ गए थे। इंद्रनील राजगुरु गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और गुजरात नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। इंद्रनील 2012 से 17 कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इंद्रनील की कांग्रेस में घर वापसी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले बड़े नेता के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि राजगुरु पार्टी पर सीएम कैंडिडेट बनाए जाने का दबाव डाल रहे थे। पार्टी के सर्वे में ईशुदान गढ़वी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला था और इंद्रनील राजगुरु के पक्ष में बहुत कम मत आए थे। पार्टी ने सर्वे के आधार पर इंद्रनील राजगुरु को सीएम कैंडिडेट बनाने से इनकार कर दिया। इंद्रनील राजगुरु इसी नाराजगी के चलते सीएम उम्मीदवार की घोषणा के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस में घर वापसी करते हुए कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के साथ थे। मेरे जाने पर मेरे परिवार को भी मंजूर नहीं था। मैं बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि वे बीजेपी की तरह लोगों को गुमराह करते हैं। इंद्रनील ने बताया कि मैं ये सोच कर गया था कि वहाँ एक सिस्टम है, लेकिन वहाँ झूठ बोलने का सिस्टम है। आम आदमी पार्टी राजनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर कर रही है। वह बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मैं कांग्रेस में लौट आया। राजगुरु पूर्व विधायक हैं जो राजकोट के रहने वाले हैं और सौराष्ट्र क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा देश के लिए एक बुरी पार्टी है और मैं ये सोचकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया कि शायद ये पार्टी भाजपा को हरा सकती है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह पार्टी भी उतनी ही खराब है। आम आदमी पार्टी भी लोगों को बेवकूफ बनाती है। कांग्रेस ऐसी नहीं है और इसलिए मैं वापस आ गया। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि पिछले कई दिनों से इंद्रनील भाई पार्टी पर पिछले कई दिनों से उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि सीएम का चेहरा केवल जनता की राय के माध्यम से ही घोषित किया जाएगा और ईशुदान गढ़वी पार्टी के लिए सीएम चेहरा बने। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक गहमा गहमी अब तेज हो गई है। राज्य में इस बार 3 पार्टियां आमने सामने होंगी। भाजपा के 27 साल से गुजरात में सरकार है और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए 99 सीटें समेट ली थीं और इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी कई महीनों से फरार था। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन पूरी यूपी पुलिस को चकमा देते हुए उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत भी ले ली। इसके बाद उसे लगा कि उसने यूपी पुलिस को बेवकूफ बनाकर मैदान जीत लिया, लेकिन योगी राज में बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। आखिरकार जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री के बाद अब्बास अंसारी का खेल खत्म हो गया। ईडी ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने अब्बास अंसारी से इस पूरे मामले में 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अब्बास पूछे गए कई सवालों के जवाब दे नहीं पाए। अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए ईडी ने प्रयागराज दफ्तर में बुलाया था। ईडी ने अब्बास अंसारी से 2 राउंड में पूछताछ की थी। इससे पहले अब्बास से पहले राउंड की पूछताछ 20 मई को की गई थी। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ पिछले महीने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। ईडी ने कुछ दिन पहले भी पूछताछ के लिए अब्बास को समन जारी किया था। उनसे करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब्बास अंसारी ईडी के पूछे गए सवालों के सही जवाब नहीं दे सके। ईडी ने अब्बास से कुल 90 सवाल पूछे। इसके बाद अब्बास अंसारी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया था, जिनसे अब्बास अंसारी के बैंक खातों के बारे में देर रात पूछताछ की गई। ईडी ने कुछ दिनों पहले ही विधायक अब्बास अंसारी और उनकी मां अफशा अंसारी के खिलाफ
लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। ईडी को इस बात की आशंका थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास और अफशान अंसारी गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। ईडी ने अब्बास अंसारी के ड्राइवर रवि कुमार शर्मा से भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन उसका नाम और पता पूछे जाने के बाद ईडी ने उसे छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि अब्बास अंसारी से पूछा गया कि माफिया मुख्तार अंसारी ने इतनी बेनामी संपत्ति कहां से अर्जित की, जमीन मकान कहां हैं, माफिया के कितने करीबी हैं, इन करीबियों के पास कितनी संपत्ति है। ऐसे ही तमाम सवाल उससे पूछे गए, लेकिन वह सभी सवालों का गोलमोल तरीके से ही जवाब देता रहा। ईडी को यह आशंका थी कि अब्बास अंसारी देश छोड़कर भाग सकता है, इसलिए उसे लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले 20 मई 2022 को मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से पूछताछ की थी। इससे पहले मुख्तार के दूसरे भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से भी 9 मई को ईडी की पूछताछ हो चुकी है। वहीं मुख्तार के बड़े भाई सेबकतुल्लाह अंसारी और विधायक भतीजे शोएब अंसारी से भी ईडी ने 10 मई 2022 को पूछताछ की थी। गौरतलब है कि ईडी ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने, धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने के दर्ज मुकदमों के आधार पर आकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी मुख्तार अंसारी से भी नवंबर 2021 में बांदा जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि कई महीने से फरार चल रहे सुबासपा के विधायक अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी समेत 3 लोगों ने 21 अक्टूबर को पुलिस को चकमा देते हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामलों में और अफसरों को धमकाने के केस में एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था। हालांकि करीब 3 घंटे बाद तीनों को जमानत दे दी गई थी। 3 महीने तक अब्बास अंसारी समेत तीनों आरोपी फरार थे। इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी, जिस पर लखनऊ में दर्ज अवैध असलहे के मामले में अब्बास को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी गई थी। लेकिन अब ईडी ने अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ग्लैमर का तड़का लगाना कांग्रेस को भारी पड़ गया। असल में कांग्रेस ने केजीएफ चैप्टर 2 का साउंड ट्रैक चुराकर अपने कैंपेन वीडियो में डाल दिया। कांग्रेस की इस बौद्धिक चोरी से नाराज म्यूजिक कंपनी ने कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया है। कंपनी के दावे अगर सही साबित हुए तो राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश पर ये काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि किसी के म्यूजिक का इस्तेमाल उसकी बिना अनुमति के किया गया है। कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसके पास केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी वर्जन के राइट्स हैं। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि उसने हिंदी में केजीएफ चैप्टर 2 के साउंड ट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए एक बड़ी राशि का निवेश किया था और कांग्रेस ने अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अनुमति लाइसेंस के बिना अपने कैंपेन वीडियो में साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया। एमआरटी म्यूजिक के पार्टनर एम नवीन कुमार ने कहा कि कांग्रेस को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन वह खुद कानून का उल्लंघन कर रही है, हमारे कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जिसे हमने भारी निवेश के माध्यम से हासिल किया। कांग्रेस की इस हरकत से जनता में गलत संदेश जाता है और हमारे कॉपीराइट की सुरक्षा के प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है। इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे। एमआरटी म्यूजिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नरसिम्हन संपत ने कहा कि कंपनी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अब इस उल्लंघन के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत उत्तरदायी हैं और ये दंडनीय अपराध है। इस मामले पर म्यूजिक लेबल की ओर से वकील का कहना है कि हमारा क्लाइंट एमआरटी म्यूजिक भारत में सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्रीय संगीत कंपनियों में से एक है और विभिन्न भाषाओं में सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स, गीतों, संगीत, एल्बम्स, वीडियोस आदि के निर्माण या अधिग्रहण के बिजनेस में है। एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत मुख्य रूप से एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट के उल्लंघन के रूप में संचालन समिति के सदस्यों की गैर कानूनी धोखाधड़ी और अवैध कार्यों से संबंधित है। कांग्रेस ने अवैध रूप से फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के गीतों को हिंदी में डाउनलोड और सिंक्रोनाइज और प्रसारित करके एक वीडियो बनाया और इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वामित्व में दिखाया गया। उन्होंने वीडियो में भारत जोड़ो यात्रा नाम के एक लोगो का भी इस्तेमाल किया और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया।
हिमाचल और गुजरात विधानसभा और एमसीडी के चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल खुद मुसीबत में फंस गए हैं। वजह ये कि सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने अब सीधा अरविंद केजरीवाल को ही लपेट लिया। सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है और साथ ही साल 2017 की डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए फंड को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। सुकेश के इस नए दावे से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। सुकेश ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिखी गई पहली चिट्ठी के बाद मुझे तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और प्रशासन धमकियां दे रहे हैं। सुकेश ने लिखा कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के प्रशासन से डरने वाला नहीं हूं। उसने दावा किया कि जो जानकारियां दी हैं वो पूरी तरह सही हैं, उनकी जांच करा ली जाए। मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है। सुकेश ने एलजी को लिखे पत्र में केजरीवाल से सीधे सवाल किए हैं। अपने पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए सवालिया लहजे में कहा कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। सुकेश ने आगे ये भी सवाल किया कि मुझसे आपने और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था। इसके बदले मुझे पार्टी में कर्नाटक में बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने हैदराबाद के होटल हयात में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि 2016 में आप क्यों मेरी डिनर पार्टी में शरीक हुए थे जब मैंने आपको 50 करोड़ रुपए भी दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उस पार्टी में सत्येंद्र जैन भी आपके साथ थे। ये पैसा मैंने आपको कैलाश गहलोत के असोला फार्म हाउस पर दिए थे। केजरीवाल जी, आपने क्यों 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन से मुझसे बात की थी जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था। महाठग ने दावा किया कि ये नंबर सत्येंद्र जैन ने AK2 के नाम से सेव किया हुआ है। चंद्रशेखर की ओर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर को ब्रांड बना रही है। सौरभ ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 215 करोड़ रुपए ठगे थे। बीजेपी बताए कि वो रुपए कहां हैं। सुकेश चंद्रशेखर के लेटरवार पर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर सुकेश के साथ डील करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद एक ठग से डील की है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से अपनी दशा और दिशा दोनों बदलने की कोशिश में है। सभी कांग्रेस नेता जोर शोर से ये बताने में लगे हुए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से देश की आम जनता का मन बदल रहा है। लेकिन यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है तभी से इसके साथ कई विवाद जुड़ चुके हैं। अब इस यात्रा को लगभग 2 महीने पूरे होने को हैं, पर कांग्रेस नेता जैसे बखान कर रहे हैं वैसा कुछ फिलहाल जमीन पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब कांग्रेस पर हमलावर है और मौका मिलते ही भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस दोनों को रेल दे रही है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या ने भारत जोड़ो यात्रा की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस के पुराने पाप फिर से याद दिला दिए। कर्नाटक में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इसका पूरा काला चिट्ठा सामने रख दिया। तेजस्वी सूर्या ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस की नैया पार नहीं लगने वाली है। कांग्रेस पूरे देश में लुप्त होने की कगार पर है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा को बहुत करीब से फॉलो कर रहा हूं। कांग्रेस की ये यात्रा नॉन स्टार्टर है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के तहत कर्नाटक में 20 से ज्यादा दिन गुजारे। वह जहां जहां गए वहां कांग्रेस का पतन देखा जा रहा है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में हमारी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोकायुक्त को डिसमेंटल कर दिया था, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कांग्रेस की लेगेसी खुद भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और तुष्टीकरण की राजनीति से भरी हुई है। कांग्रेस जब राज्य में सत्ता में थी तो उन्होंने जेल में बंद पीएफआई और एसडीवाई के कई एक्टिविस्ट्स को रिहा कर दिया था। इससे राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल चरमरा गया था। वहीं तेजस्वी के इन आरोपों के बाद कांग्रेस बौखला गई और प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी के आरोपों को भ्रामक बता दिया। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने कहा कि तेजस्वी झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। पार्टी ने कब और कितने पीएफआई एक्टिविस्ट को रिहा किया, हमें उसकी लिस्ट दीजिए। हमने इनकी सरकार से सूची मांगी थी, हमें बताएं कि कितने पीएफआई एक्टिविस्ट को रिहा किया गया, लेकिन इन्होंने चुप्पी साध ली।
गुंडू राव ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी का रवैया बहुत तानाशाही भरा रहा है। कर्नाटक एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। बीजेपी सभी राजनीतिक दलों को नष्ट करना चाहती है। ये मीडिया, सरकारी संस्थानों, ईडी, सीबीआई को कंट्रोल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें सीबीआई, ईडी से संरक्षण मिल गया है, जबकि विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जिस एजुकेशन मॉडल की पुड़िया इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उस मॉडल में सिर्फ क्लासरूम और रंगीन बिल्डिंग की भूमिका तो होगी नहीं। जाहिर है स्कूल मॉडल को बेहतर शिक्षकों से बनाया जाता है और उन पर ही निर्भर करता है स्कूल का मॉडल कि बच्चे पूरी मेहनत से पढ़ें और वे भी पूरी क्षमता से पढ़ें। लेकिन इन शिक्षकों के बारे में अरविंद केजरीवाल की सोच इतनी खराब है कि वे शिक्षकों को भाड़े का टट्टू कहते फिरते हैं। अरविंद केजरीवाल शिमला में रोड शो के दौरान शिक्षकों पर टिप्पणी करते हुए नजर आए और उन्हें भाड़े का टट्टू कह डाला। उसके बाद हिमाचल ही क्या, पंजाब के शिक्षकों ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल पर भड़के पंजाब के शिक्षकों ने उन पर दोगली नीति अपनाने का आरोप लगाया। भड़कते शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केजरीवाल ने पहले उन्हें पंजाबी टीचर और बाद में भाड़े के टट्टू कहा। इसी से पता चलता है कि केजरीवाल हम शिक्षकों को क्या समझते हैं। यही नहीं, भगवंत मान की पंजाब सरकार भी हम शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है। सोलन में अरविंद केजरीवाल का रोड शो हुआ। इसमें पंजाब से ईटीटी और टीईटी पास अध्यापक संघ के सदस्य भी अपनी मांगों को लेकर आए थे। उन्होंने जब अपने मांग पत्र लहराए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पंजाब से आए कुछ सिख शिक्षकों के साथ केस की बेअदबी भी हुई। लिहाजा बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत किया गया। रोड शो में हंगामे के बाद केजरीवाल ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों को दिलासे की जगह उन्हीं पर भड़ास निकाली। केजरीवाल ने कहा कि ये जो आए हैं ये पंजाब के टीचर नहीं हैं, उनके भाड़े के टट्टू हैं, उनके भाड़े के गुंडे हैं। पंजाब ईटीटी और टीईटी पास अध्यापक संघ के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। हम रोड शो में केजरीवाल से मिलने आए थे। पहले तो हमें रोड शो में शिक्षक माना, लेकिन बाद में हमें भाड़े के टट्टू कहा गया। इसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पंजाब में अकाली भाजपा सरकार के दौरान साल 2016 में ईटीटी और टीईटी पास 4500 अध्यापकों की एक साथ भर्ती हुई। 6 साल की नौकरी पूरी करने के बाद पिछली कांग्रेस सरकार ने उनमें से 180 अध्यापकों की सैलरी अचानक आधी कर दी। साथ ही उनकी 6 साल की नौकरी खत्म करते हुए नए सिरे से ज्वाइनिंग लेटर्स भी थमा दिए। इसके बाद भी ईटीटी और टीईटी पास अध्यापकों ने अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा किया। केजरीवाल के रोड शो में आखिर हंगामा क्यों हुआ? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इतना विवाद होने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं हुआ। जिन शिक्षकों के साथ मारपीट हुई न तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी शिकायत रजिस्टर्ड नहीं करवाई कि उनके कार्यक्रम में किसी ने हंगामा खड़ा किया। पंजाब के ईटीटी और टीईटी पास अध्यापक संघ के अध्यक्ष कमल ठाकुर इस पर कह रहे हैं कि वे नहीं चाहते थे कि किसी तरह का मामला दर्ज किया जाए। हालांकि पुलिस ने उनसे मामला दर्ज करने के बारे में पूछा था। पंजाब के कुछ अध्यापकों ने 3 दिन पहले पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले शिमला में रिज मैदान पर भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। एसोसिएशन का यह आरोप है कि पंजाब के सरकारी स्कूल्स के टीचर्स और अन्य स्टाफ की 25,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं, जिस पर भर्ती नहीं की जा रही। इसके अलावा ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल शिक्षकों की 40% पद खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में नई आबकारी नीति में हुए घोटाले का जिन्न कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर बाहर निकल आया और इस जिन्न का बाहर आना था कि मनीष सिसोदिया की हालत फिर से खराब हो गई। सिसोदिया इस घोटाले में आरोपी नंबर 1 है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले में अनियमितताओं को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक सचिव सहित 5 लोगों के घरों पर छापे मारे। ईडी ने सिसोदिया के निजी सहायक सचिव से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली एनसीआर में 5 स्थानों पर छापेमारी की। मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा, उनके करीबी सहयोगी और इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को दिल्ली एनसीआर में छापा मारकर उनके घरों से उठाया गया। इसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सिसोदिया ने खुद ही बयानबाजी शुरू कर दी। सिसोदिया इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सिसोदिया ने यहां तक दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया है।
सिसोदिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इन्होंने झूठी FIR कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश किए, मेरे गांव में जांच कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने मेरे PA के घर पर ED की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला, तो अब उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं। भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला CBI की एक प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। CBI ने मामला दर्ज करने के बाद उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जुलाई में दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति रद्द कर दी थी। दरअसल ED और CBI ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और L1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ा दिया गया था। लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों को दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियां की। गौरतलब है कि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर के बड़े आरोपों के बाद सिसोदिया ने एक अन्य ट्वीट कर बड़ा दावा करते हुए भाजपा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, MCD और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते उसे JP नड्डा बीजेपी में शामिल करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिसकी आशंका थी, गुजरात में आखिर वही हो रहा है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जहां दुगने उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है और 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं विरोधी पार्टियों में बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। सुबह सौराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाने वाले इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और शाम होते होते गुजरात कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद हिमांशु व्यास ने पार्टी तो छोड़ी ही, साथ ही बीजेपी में भी शामिल हो गए। चुनाव के समय में हिमांशु व्यास का कांग्रेस छोड़ना देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए गुजरात जैसे राज्य में बड़ा झटका बताया जा रहा है। राज्य में वैसे भी कांग्रेस की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इस तरह नेताओं के जाने से पार्टी की स्थिति और खराब होगी। हिमांशु व्यास गुजरात में प्रभारी पद पर थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हिमांशु व्यास ने कहा था कि कांग्रेस में मुझे अहमियत नहीं दी जाती और ना ही हमारी बात सुनी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी से काफी कम लोग मिल पाते हैं, उनसे मुलाकात करना काफी मुश्किल है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इसके बाद हिमांशु व्यास ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे काफी समय से महसूस हो रहा था कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कम्युनिकेशन में फेल रहा। हाईकमान नेता हमें वहां पहुंचने नहीं देते। कांग्रेस में नए लोग नेता बन गए और जिन्होंने जिंदगी भर काम किया उन्हें कुछ नहीं मिला। हमारी अंतरात्मा ने आवाज दी कि इस्तीफा दो और फिर मैंने बीजेपी नेताओं से बात की। फिर आज मैंने CR पाटिल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप और संगठन में कम्युनिकेशन नहीं है। जो लोग जिंदगी देकर पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी उपयोगिता कम हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी जीत रही है और फिर से सरकार बनने वाली है। वहीं हिमांशु व्यास ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर कहा कि आपके आने से कांग्रेस को नुकसान है। बता दें कि सुरेंद्रनगर की वडवान सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हिमांशु व्यास को दोनों बार भाजपा प्रत्याशी ने हरा दिया था। हिमांशु व्यास ने कहा कि गुजरात में एक बार फिर भाजपा की ही सरकार होगी। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार गुजरात के घाट लोडिया सीट से राज्यसभा सांसद अमी याज्ञनिक को मैदान में उतारा है। इस सीट पर वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।